देखिए अध्याय 12 दंड प्रक्रिया संहिता का 167 तक पढ़ लिया था। अब 168 देखेंगे। 168 जो है इसमें बताया गया अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? अन्वेषण की। कोई खास नहीं है इसमें, ये लिखा है अन्वेषण की रिपोर्ट। तो अन्वेषण की रिपोर्ट किसके द्वारा? अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जो होता है उसके द्वारा दी जाएगी। किसको दी जाएगी? देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा। तो एक सिंपल सी बात है, इसमें आपको बस इतना लिखना है, किसको देगा? भारसाधक, पुलिस थाने का, पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी। तो कोई खास नहीं है ये तो, है ना, ये तो आपको पता भी है। कोई जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी होता है जब वो अन्वेषण करता है इस अध्याय के अधीन, तो वो किसको रिपोर्ट देता है? पुलिस थाने के जो भारसाधक अधिकारी होता है उसको रिपोर्ट जाके प्रेषित करता है। देखिए इसके बाद देखिए सेक्शन 169, ये काय से संबंधित है? ये है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ दिया जाना। अपर्याप्त साक्ष्य है ये। कैसा साक्ष्य? अपर्याप्त। अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर किसको छोड़ दिया जाना? छोड़ दिया जाना, अभियुक्त को छोड़ दिया जाना। किसको छोड़ना? अभियुक्त को। ठीक है। अब देखिए ये जैसा हेडिंग में लिखा है सेम उसी में अंदर में उसी टाइप का है, कोई इसमें भी कोई खास नहीं है। इसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। इस जो धारा 169 है इसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। इसको इस तरीके से भी याद रखना कि क्लोजर रिपोर्ट कितने में? 169 है ना। मामला बंद कर दिया जाएगा जब, स्वाभाविक सी बात है, जब पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला अन्वेषण में तो मामले को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो क्लोजर रिपोर्ट के नाम से भी पूछा जाता है धारा 169 को। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायोन्मत है, तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभूओं के सहित या रहित जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे वह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा। यदि और जब अपेक्षा की जाए और जब वह ऐसा मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा तो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने के लिए उसे विचारण सुपुर्द करने के लिए सशक्त है। ये क्या कह रहा है? सिंपल सी, ये भी सीधी सीधी बात कह रहा है कि जब पुलिस अधिकारी क्या करता है? अन्वेषण करता है। अन्वेषण करता है, अन्वेषण करने के बाद उसको पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता है या उसको लगता है कि संदेह का कोई आधार नहीं है। दो चीजें हैं, या तो साक्ष्य नहीं मिलता है उसे पर्याप्त, या संदेह का कोई आधार नहीं है। साक्ष्य नहीं मिला, ये ऊपर लिखा है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला उसे, या फिर संदेह का कोई आधार नहीं बनता दिखता उसे, संदेह का कोई आधार बनता हुआ उसे नहीं दिखता है कि इस आधार पर उसे संदेह किया जाना सकता है किसी व्यक्ति पर, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देगा? छोड़ देगा। लेकिन क्या करेगा? बॉन्ड भरवा लेगा उससे। क्या करवा के? बॉन्ड भरवा के, यानी बंद पत्र भरवा के क्या कर सकता है? उसको मुक्त कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। बंद पत्र क्यों भरवा लेते हैं? बंद पत्र इसलिए भरवा लेते हैं कि मान लो आगे कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, अभी तो नहीं मिला साक्ष्य, लेकिन मान लो दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई साक्ष्य मिला, तो फिर आपको बुलाएंगे कैसे? इसीलिए बंद पत्र इसलिए भरवा लिया जाता है कि भैया जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी या आपको बुलाना पड़ेगा तो आपको बुला लेंगे, आपका बंद पत्र हमने भरवा रखा है ना। अभी चूंकि मामला नहीं बन रहा है इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है ना। अन्वेषण जो किया है उसमें कोई मामला नहीं बनता दिख रहा है या कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है आपके खिलाफ, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको बुलाना पड़ा तो उसके लिए पहले से बॉन्ड भरा लेते हैं कि भाई जब जरूरत पड़ेगी आपको तो बुला लेंगे, तो बॉन्ड भरा ले। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता है या फिर संदेह का कोई आधार नहीं है तो पुलिस अधिकारी क्या कर देगा? बॉन्ड भरा के उस व्यक्ति को छोड़ देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लोजर रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना है, इस धारा को क्या बोलते हैं? क्लोजर रिपोर्ट भी बोलते हैं। 170 देखिए सेक्शन 170 कहता है जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना। अभी तो ये था कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं तो क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन जब साक्ष्य पर्याप्त है, पर्याप्त साक्ष्य है
तो क्या किया जाएगा, ये तो आप जानते हैं, अगर पर्याप्त साक्ष्य है तो क्या करा जाएगा, पर्याप्त अगर कोई साक्ष्य है, इन्वेस्टिगेशन में पर्याप्त साक्ष्य मिलता है तो क्या करा जाएगा, मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। कौन सा मजिस्ट्रेट, जो सक्षम अधिकारिता वाला होगा। इसको देखिए ये क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है, यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथापूर्वक पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा। अथवा यदि अपराध जमानती है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन तक उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक दिन प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा। अब ये कह रहा है भैया, जो पुलिस अधिकारी था उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको लगता है कि मामले का संज्ञान करने के लिए, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, तो वो क्या करेगा, अधिकारिता रखने वाले, ये याद रखेंगे, कहाँ भेजेगा मजिस्ट्रेट को, अधिकारिता रखने वाले। अधिकारिता रखने वाले का अर्थ क्या है, ऐसा मजिस्ट्रेट जो मामले का संज्ञान ले सकता है या उसको रेफर कर सकता है, ऐसा मजिस्ट्रेट। तो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास क्या करेगा, मामले को भेजेगा, मजिस्ट्रेट के पास क्या करेगा, मामले को भेजेगा ताकि वो उसका संज्ञान ले सके। या फिर क्या कर सकता, मान लो अपराध जमानती, ये कह रहा है अगर जमानती अपराध है, कैसा अपराध है, जमानती अपराध है, तो क्या करेगा ये उससे जमानत ले लेगा, क्या करवा लेगा, जमानत भरवा लेगा, क्या करवा लेगा, जमानत भरवा लेगा, न्यायालय थाने में जमानत उससे भरवा ली जाएगी। मतलब जब भी आपको बुलाया जाएगा, आप न्यायालय के समक्ष या थाने में, जैसी भी स्थिति हो, थाना या न्यायालय, जैसी भी जहां भी बुलाया जाए, तो आप क्या करेंगे, उपस्थित होंगे। या फिर दिन प्रतिदिन, मतलब जब तक आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं कर दिया जाता तब तक आप दिन प्रतिदिन यानी रोज थाने में आके क्या करेंगे, हाजिरी लगाएंगे, जैसा भी वो आदेश करे। तो उस तरीके से क्या कर लिया जाएगा, इससे जमानत भरवा ली जाएगी, या कह लीजिए बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। तो इससे भी बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि जब तक आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं कर दिया जाता आप बॉन्ड भर दीजिए, या दिन प्रतिदिन रोज आगे थाने में हाजिरी लगाओगे, है ना, जैसी भी स्थिति हो, या आपको न्यायालय के समक्ष जब तक पेश नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए बॉन्ड भरवा लिया जाए। तो जैसी भी स्थिति हो उस तरीके से वो क्या कर लेगा, उससे बॉन्ड भरवा लेगा। कब भरवा लेगा, जब अपराध जमानती किस्म के होते हैं तो इसमें याद रखना है कि अगर मामला बनता है तो क्या करेगा, वो मामले का संज्ञान लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट सक्षम होता है उस मजिस्ट्रेट के पास क्या कर देगा, मामले को भेज देगा। दूसरा, अगर जमानती अपराध है तो उससे क्या करेगा, बॉन्ड भरवा देगा। तो दो बातें इसमें है। दूसरा क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा, और यदि कोई परिवादी हो तो उसमें से और ऐसे अधिकारी के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने वे आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और यथास्थिति अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की उपेक्षा करेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाले के लिए प्रतिभूति लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु, ये कह रहा है आयुध या अन्य वस्तु, पहले तो ये कह रहा है आयुध या अन्य वस्तु, ये उन चीजों के बारे में कह रहा है कि भैया जब उसने क्या किया, अन्वेषण किया तो अन्वेषण में हो सकता है कि कोई आयुध जब्त हुआ हो या कोई वस्तुएं जब्त हुई हो, या मामले को जानने वाले कोई व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो मामले को जानते हैं। कौन से व्यक्ति, मामले को जानने वाले, मामले से परिचित कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना, तो ये सब भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में कह रहा है कि अगर मान लो उसने अन्वेषण किया है, अन्वेषण के करने पर उसे कोई वस्तुएं वगैरह या कोई आयुध वगैरह या
कोई या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मामले से परिचित है, मतलब कोई गवाह कह लीजिए, साक्ष्य कह लीजिए, ऐसा कोई साक्षी है जो मामले की परिस्थितियों को जानता है। तो इन सब से भी क्या करेगा, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए ये सारी चीजें क्या करेगा, ये सारी चीजें न्यायालय में पेश करेगा और इन व्यक्तियों से क्या करेगा, इन व्यक्तियों से भी क्या बना देगा, बंध पत्र भरवा लेगा, बंध पत्र क्या करेगा, भराएगा। तो बंध पत्र इन लोगों से भरा लेगा, काय के लिए, न्यायालय के उपस्थित होने इन लोगों से, और बाकी जो वस्तुएं वगैरह जो प्राप्त हुई हैं वो क्या करेगा, वो न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। तो इसमें भी बंध पत्र के बारे में, इसमें क्या कह रहा है, उस व्यक्ति से भरा लेता है जो अभियुक्त तो, और इसमें क्या होता है, कोई जो दस्तावेज वगैरह, कोई चीज वगैरह, कोई आयत वगैरह, जो भी चीजें हैं कुल मिला के उन सबको न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। अगर मामलों से परिचित कोई व्यक्ति वगैरह या अन्य कोई व्यक्ति वगैरह है तो उन सब व्यक्तियों से बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, ताकि वो न्यायालय में नियत तारीख पर, जो न्यायालय तय की है उस तारीख को क्या हो सके, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। इसके बाद देखिए तीसरा, यदि बंध पत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लेखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई हो। ये कह रहा है कि अगर बंध पत्र में कौन सा न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अगर लिखा हुआ है तो ये कह रहा है न केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका अर्थ समझा जाएगा, बल्कि वो न्यायालय भी समझा जाएगा कि जो मामले की जांच या विचारण करने के लिए निर्देशित है। तो कौन सा न्यायालय, अगर बंध पत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजीएम का मजिस्ट्रेट न्यायालय लिखा हुआ है तो केवल सीजीएम का न्यायालय ही अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जो न्यायालय उसकी जांच और विचारण कर रहा है, जो न्यायालय उसकी जांच और विचारण कर रहा है वो न्यायालय भी इसका अर्थ लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अलग से उस न्यायालय का नाम लगा, सीजीएम लिखा है भले तो भी जो न्यायालय उसका जांच और विचारण कर रहा है वो न्यायालय भी उसका अर्थ लगाया जाएगा। तो अर्थ के बारे में कह रहा है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उसे सूचना कब किसको, परिवादी और उन व्यक्तियों को दे दी गई। लेकिन परंतु कहता है कि तब अर्थ लगाया जाएगा जब किसको, परिवादी और उन व्यक्तियों को, कोई परिवादी है या अन्य व्यक्ति जो भी हैं उनको क्या दे दी गई हो, सूचना दे दी गई हो, सूचना दे दी गई हो, तब इसका अर्थ क्या लगाया जाएगा। अगर सीजीएम का कोर्ट लिखा है, ऊपर लिखा रहता है ना, वो टाइटल लिखा रहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ऐसा अर्थ नहीं कि भाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जाके बॉन्ड भरा जाएगा। जो भी जांच और विचारण न्यायालय वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी बॉन्ड भरा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी जांच और विचारण न्यायालय है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी इन व्यक्तियों से बॉन्ड भरा सकते हैं, तब जब परिवादी और अन्य व्यक्तियों को क्या दे दी गई, इस बात की सूचना दे दी गई। परिवादी कौन, जो कंप्लेन करता है वो व्यक्ति। चौथा देखिए इसका, चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंध पत्र निष्पादित किया जाता है उस बंध पत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है, तब मूल बंध पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो ये कह रहा है कि भैया जो बंध पत्र की जो एक प्रति, बस याद रखिए प्रति, एक प्रति किसको दी जाएगी, जिनसे बॉन्ड भरवाया जाता है, जिनसे बंध पत्र भरवाया जाता है उनको क्या दी जाएगी, बंध पत्र की एक प्रति भी दी जाएगी। अब जिन लोगों इनसे बॉन्ड भरवाया, जिससे भी बॉन्ड भरवाया जाए, जो भी अधिकारी बॉन्ड भरवाता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो न्यायालय भरवाए चाहे पुलिस थाने में भरवाया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो जहां भी बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो भी अधिकारी उसका बॉन्ड भरवाएगा, जिन व्यक्तियों से बॉन्ड भरवाया जाता है उनको एक प्रति देगा। तो एक प्रति के बारे में लिखा है कि एक प्रति उनको भी दी जाएगी। किनको दी जाएगी, जिनसे बॉन्ड भरवाया जाता है। इसके बाद देखिए 171 है, इसमें 4 ही पॉइंट है। तो बॉन्ड बारे में है, तो ये तो आप जानते हैं बॉन्ड कहाँ कहाँ भरवाया जा सकता है, बॉन्ड न्यायालय भी भरवा सकता है, पुलिस थाने में भी भरवाया जा सकता है, दोनों जगह जैसी भी स्थिति हो बॉन्ड भरवाया जा सकता है ना। जमानती अपराध है तो थाने से ही जमानत हो जाएगी, है ना, और जमानती अपराध है तो थाने से ही जमानत हो जाएगी, साथ में क्या कर लिया जाएगा, बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। तो ये सारी स्थिति। अब देखिए 171 सेक्शन 171, 171 क्या कहता है, 171 कहता है परिवादी और साक्ष्यों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किए जाने और उनका अवरोध न किया जाना। ये कहता है कि परिवादी और साक्ष्यों से जरूरी नहीं कि भैया जो कौन कौन परिवादी, ये याद रखें, परिवादी और साक्षी, एक मिनट, परिवादी और साक्षियों से, परिवादी और साक्षियों से
क्या नहीं अपेक्षा की जाएगी कि भाई पुलिस के साथ ही जाओ न्यायालय में, मतलब इनसे बॉन्ड भरवा लिया गया है तो जरूरी नहीं कि जो पुलिस के साथ ही जाए, या ये हो कि भाई पुलिस ही इनको लेके जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि बॉन्ड भरवा लिया तो अब जरूरत नहीं कि पुलिस वाले ही इनको लेके जाएं, या अपेक्षा की जाए कि जो पुलिस के साथ ही जाए। उसके बारे में बताया गया, देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है किसी परिवादी या साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा ना की जाएगी, और ना तो उसके अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी, और ना उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंद पत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी। अब भैया ये क्या कह रहा है कि भैया जब कोई परिवादी और साक्षी स्वयं ही न्यायालय जा रहा है, क्या जा रहा है, स्वयं जा रहा है, न्यायालय जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि पुलिस वाले उसको मजबूर करें कि नहीं हमारे साथ चलोगे तुम, हम लेके जाएंगे तुम्हें, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि स्वयं के बंद पत्र के अलावा अन्य कोई बंद पत्र भी नहीं भरवाए। स्वयं का बंद पत्र पहले भरवा लेता, अपनी खुद की उपस्थिति के लिए इनका स्वयं का बंद पत्र भरवा लेते हैं। स्वयं का बंद पत्र मतलब ये स्वयं गारंटी दे देते हैं, जो भी न्यायालय बंद पत्र भरता है, जो भी बंद पत्र की रकम तय करता है वो ये लोग भर देते हैं, और फिर जब भी न्यायालय में तारीख वगैरह लगती है तो स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, उसकी बात कह रहा है। तो ये अगर कोई व्यक्ति स्वयं, कौन सा व्यक्ति, परिवादी है या साक्षी है, खुद न्यायालय में जा रहे हैं तो पुलिस वाले ना तो उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो उनको लेके जाएं, ना ही किसी प्रकार से उनको अवरुद्ध करेंगे, रोकेंगे, है ना। तो दोनों बातें हैं, ना तो उनको अवरुद्ध करेंगे, ना ही रोकेंगे, और ना ही मजबूर करेंगे कि वो उनके साथ जाएं, क्योंकि बॉन्ड पहले ही भरवाया जा चुका है और ये स्वयं अपने आप नहीं जा रहे हैं न्यायालय में, तारीख लगी है, ये खुद जा रहे हैं। तो ऐसे जो परिवादी और साक्षी हैं उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि पुलिस वाले उसको लेके जाएं, ठीक है। परंतु ये कहता है, परंतु भी है इसमें एक, परंतु क्या कहता है देखिए, तो मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति परिवादी और साक्षी स्वयं जा रहा है तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। परंतु कहता है यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से यह धारा 170 में निर्दिष्ट प्रकार का बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक कि वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर देता, या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। ये तो सिंपल सी बात है कि भैया एक, जब वो व्यक्ति धारा 170 के अधीन सेक्शन 170 की बात कह रहा है, बंद पत्र, पहले बंद पत्र भरवाए थे ना, तो उसकी बात कह रहा है कि अगर ये व्यक्ति बंद पत्र भरता ही नहीं है, स्वाभाविक सी बात है जब बंद पत्र नहीं भरेगा तो स्वाभाविक सी बात है पुलिस वाला फिर इनको पकड़ के न्यायालय के समक्ष ले जाएगा। अगर ये बंद पत्र नहीं भरता है तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी, इनको पकड़ के न्यायालय के पास ले जाएगा, फिर न्यायालय जैसा उचित आदेश समझे वैसा आदेश कर सकता है। न्यायालय आदेश करेगा कि भैया बॉन्ड भरिए, बंद पत्र भरिए। अगर बंद पत्र भर देते हैं तो ठीक है, नहीं भरते हैं तो न्यायालय कहेगा कि जब तक कार्रवाई मामला निपट नहीं जाता आप क्या रखेंगे, आपको अभिरक्षा में रखा जाएगा। दो ही आदेश होंगे, या तो बंद पत्र भरवाएगा न्यायालय, या न्यायालय इनसे ये कहेगा कि भैया जब तक आप बॉन्ड नहीं भर रहे हैं, बंद पत्र नहीं भर रहे हैं, तो जब तक जो कार्रवाई चल रही है वो निपट नहीं जाती, आपको क्या रखा जाएगा, अभिरक्षा में या कस्टडी में रखा जाएगा। तो ये उन व्यक्तियों के लिए जो बॉन्ड नहीं भरते, उनको तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, न्यायालय में ले जाएंगे। लेकिन जो पहले बॉन्ड भर चुके हैं उन व्यक्तियों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि भाई वो पुलिस वालों के साथ जाने के लिए मजबूर हो। चूंकि बॉन्ड भरवाई इसीलिए जाता है कि स्वयं उपस्थित होंगे, और ये जा भी रहे हैं, उपस्थित हो भी रहे हैं, तो फिर इनसे अपेक्षा नहीं की जाएगी कि पुलिस वालों के माध्यम से ये उपस्थित हो या पुलिस वाले इनको पकड़ के ले जाए, ठीक है। दो 171, इसके बाद 172, देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है 172। 172 जो है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखिए 172 अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी या अन्वेषण डायरी के नाम से भी आता है। अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी या अन्वेषण डायरी भी लिख सकते हैं इसको आप, इसी नाम से पूछा जाता है अन्वेषण डायरी या अन्वेषण की कार्रवाइयों की डायरी। पूरा शब्द अन्वेषण की कार्रवाई की डायरी, अपन ने लिख दिया अन्वेषण डायरी, ठीक है। तो ये 172 याद रखना, अन्वेषण डायरी कितने में, 172 में सेक्शन पूछा जाता है। अन्वेषण डायरी कितने में, 172 के एक पहले ही क्लॉज में आता है, तो इसी तरीके से पूछा जाता है। तो अन्वेषण डायरी क्या होती है, जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उनको एक राज्य सरकार द्वारा एक डायरी दी गई होती है जिसमें वो दिन प्रतिदिन की अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो लिखता है, कहाँ गए, कैसे गए, किन किन से मिले, क्या क्या बातें हुई, किन क्या क्या साक्ष्य दिए, क्या क्या चीजें मिली, वो पूरी अपनी दिन का ब्यौरा जो अन्वेषण के समय करता है वो सारी चीजें लिखता है, ठीक है ना। किसी जगह जब वो अन्वेषण करने जाता है तो पहले तो यही लिखता है कि कितने बजे वो निकला,
कितने बजे पहुंचा, कौन सी गाड़ी से गया, क्या क्या, मतलब दिन प्रतिदिन की जो अन्वेषण के बीच में जितनी भी कार्रवाई वो करता है वो लिखता है। यहाँ तक कि वो कहाँ खड़ा रहा, अगर पान की दुकान पर खड़ा रहा वो भी लिखेगा कि 10 मिनट हम यहाँ खड़े हुए, 2 मिनट के लिए चाय पी, वो सब लिखेगा। तो अन्वेषण के बीच में जो कार्रवाई होती है वो सब लिखता है उसमें वो, ठीक है। तो अन्वेषण की डायरी में सारी चीजें लिखी जाती हैं, घटना स्थल पे पहुंचा, क्या किया, किन लोगों से बात की, किन किन के साक्ष्य की, वो सारे के सारे अन्वेषण डायरी में वो लिखता है। उसी के बारे में देखिए पहला क्लॉज इसका क्या कहता है। अन्वेषण डायरी कितने में, 172 का पहला क्लॉज ये कहता है प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाइयों को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय उसे इत्तला मिली, वह समय उसने अन्वेषण प्रारंभ किया और वह समाप्त किया, वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अविनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि पुलिस अधिकारी क्या करेगा, एक अन्वेषण जो इस अध्याय के अधीन जब वो अन्वेषण करता है तो अन्वेषण की समस्त कार्रवाइयां दिन प्रतिदिन मतलब रोज की कार्रवाई, जो रोज जाता है आजकल, ये सारी कार्रवाइयां क्या करेगा, उस डायरी में लिखेगा, जो डायरी है डायरी में लिखेगा, डायरी में लिखेगा। क्या करेगा, वो डायरी में समस्त कार्रवाइयां लिखेगा। क्या क्या लिखेगा डायरी में, वह समय जब उसे इत्तला मिली, तो इत्तला यानी जानकारी, इत्तला मिली, कब मिली उसे वो लिखेगा, इत्तला कब मिली, टाइम होता है ना, कोई सूचना मिलती है, इत्तला मिलती है तो उसकी, अन्वेषण कब प्रारंभ किया, अन्वेषण प्रारंभ की तारीख लिखेगा, भाई कब प्रारंभ किया, मतलब समय होता है जो, कब समाप्त किया, समाप्त किया वो भी लिखेगा। तो तीनों चीजें लिखेगा कि जानकारी कब मिली, कितने टाइम पे मिली, कैसे मिली, वो सारी चीजें लिखेगा, फोन पे मिली, किसने दी। तो ये नहीं लिखा जाएगा किसने लिखी, वो टाइम लिखा जाता है कि भाई टाइम जो सूचना मिली कैसे मिली। उसके बाद अन्वेषण प्रारंभ कब किया वो लिखेगा, दूसरा अन्वेषण समाप्त हुआ वो कब वो लिखेगा। इसके अलावा जो बीच में इनकी कार्रवाइयां होती है, किससे मिले क्या मिले, वो सारी की सारी कार्रवाइयां उस डायरी में लिखेगा जो राज्य सरकार द्वारा इनको दी जाती है। मामले के अन्वेषण के समय ये सारी घटनाओं को लिखते हैं। अब इसमें देखिए 1A और है, पहले का 1A है, दूसरा नहीं है, ये पहला 1A है, इसी में 1A और है, पहले का ये 1A। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है धारा 161 के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथनों को केस डायरी में अंत्य स्थापित किया जाएगा। ये कह रहा है धारा 161 के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथनों को केस डायरी में अंत्य स्थापित किया जाएगा। ये कह रहा है अन्वेषण के दौरान जो भी साक्ष्यों के, किसके साक्ष्यों के कथन लिए जाते हैं, पुलिस अधिकारी स्वाभाविक सी बात है जब अन्वेषण करता है तो कई साक्षी होते हैं जिनके वो कथनों को क्या करता है, लेखबद्ध करता है। तो ये कहता है उन साक्ष्यों के कथनों को धारा 161 के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथनों को केस डायरी में अंत्य स्थापित किया जाएगा। काय में, केस डायरी में उनको लिखा जाएगा, केस डायरी। अब आप कहोगे जी केस डायरी क्या होती है, पुलिस डायरी क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है ना। केस डायरी भी कहते हैं, पुलिस डायरी भी कहते हैं, एक ही कहते हैं। तो केस डायरी में क्या किया जाएगा, उनको अंतः स्थापित किया जाएगा, उनको लिखबद्ध किया जाएगा, जो धारा 161 के तहत अपन पहले पढ़ चुके ना। धारा 161 में क्या करता है, पुलिस साक्ष्यों के कथन लिखबद्ध करता है ना, लिखबद्ध करता है, मौखिक रूप से जो कथन लेता है उनकी बातें में कह रहा है। जो पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्यों के कथन लिए जाते हैं ना 161 में, उसके बारे में कह रहा है, उनको भी केस डायरी में क्या किया जाएगा, केस डायरी कह लो, अन्वेषण डायरी कह लो, एक ही बात होती है, अन्वेषण डायरी कह लो चाहे केस डायरी। तो केस डायरी में क्या किया जाएगा, उनको दर्ज किया जाएगा, उनको लिखा जाएगा इसमें भी, ठीक है। एक 1B है, देखिए 1B क्या कहता है, 1B कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट डायरी सजिल्द होगी तथा संभावतः संख्यांकित होगी। ये तो कह रहा है सजिल्द मतलब जिल्द चढ़ी हुई होगी और संख्यांकित होगी, क्योंकि चूंकि देखिए कई पुलिस वाले होते हैं और एक कई मैटर होते, तो केवल एक डायरी से तो काम चलेगा नहीं। तो ये कह रहा है सजिल्द होगी, जिल्द चढ़ी हुई होगी उस पर, सजिल्द, ये तो आप जानते हैं, सजिल्द होगी, और क्या होगी, संख्यांकित होगी। संख्यांकित मतलब नंबर होगा उसका, किस नंबर की डायरी है।
इनका नंबर रहता है कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, अलग अलग क्षेत्र वाइज जी, जैसे जी अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं पुलिस वाले कि किस एरिया के लिए किस तरीके की कौन सी डायरी ले जाना है। अलग अलग थाने वाइज अलग अलग डायरियां हो सकती हैं, तो उस हिसाब से नंबर वाइज होगी कि फल ये नंबर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आसानी हो मामले के ढूंढने के लिए। अब मान लो एक ही डायरी है, सभी पुलिस वाले थोड़ी ना ले जाएंगे, ले जाके रख दिए तो पता पड़ा ढूंढते ही रह जाएंगे। तो उनको ये तो पता होगा कि 1 नंबर की डायरी ले गए थे, उसका नंबर रहता है A12 ऐसे, तो उनको पता रहेगा कि भैया ये फलानी डायरी ले गए तो उसमें सारी, तो ये ढूंढने में आसानी होती है। इसलिए इनको संख्यांकित, चाहे फाइलें हो चाहे डायरिया हो, इनको संख्यांकित किया इसलिए जाता है ताकि आसानी से मिल सके जब जरूरत हो। अगर इनको संख्यांकित नहीं करेंगे तो क्या हुआ, फिर ढूंढते ही रह जाएंगे कि कौन सी में लिखा था, ऐसा नहीं। तो इनको संख्यांकित कर रखा रहता है ताकि आसानी से मिल जाती है। तो ये संख्यांकित होगी और सजल होगी, तो ये तो कोई कोई खास बात नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है, और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं किंतु जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग ला सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कह रहा है कि जब जो डायरी है, अब डायरी का उपयोग क्या होगा, पुलिस वाले ने तो डायरी बना ली, उसने भी ये सब चीजें लिख भी ली, उसमें जो बयान वगैरह थे लोगों की वो भी उसने उसमें दर्ज कर ली है। अब ये कह रहा है ये न्यायालय को अगर जरूरत पड़ती है, बात आती कि क्या न्यायालय पुलिस डायरी मंगा सकता है, बिल्कुल मंगा सकता है। दूसरा क्लॉज कहता है कि न्यायालय क्या कर सकता है, पुलिस डायरी को अगर जब भी उसे आवश्यकता पड़ती है जांच या विचारण में, काय में जांच और विचारण, जी तो आप जानते हैं जांच और विचारण कौन करता है, न्यायालय करता है। तो जब जांच और विचारण न्यायालय करता है तो जांच और विचारण के किसी भी प्रकरण पर वो क्या कर सकता है, पुलिस डायरी को मंगा सकता है जब भी उसको जरूरत होती है और न्यायालय को लगता है कि भाई पुलिस डायरी को मंगाना चाहिए, तो वो पुलिस डायरी को मंगा सकता है। तो याद रखना कि न्यायालय क्या कर सकता है, पुलिस डायरी को मंगा सकता है जांच विचारण में अपनी काय के लिए, अपनी सहायता के लिए। तो आप जानते हैं सहायता के लिए ही मंगाता है, सहायता के लिए। अब बात आती है क्या पुलिस डायरी का इस्तेमाल साक्ष्य में किया जा सकता है, नहीं, पुलिस डायरी का इस्तेमाल साक्ष्य में नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य में नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो याद रखें साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं होता पुलिस डायरी का, ये याद रखें। अब बात आएगी न्यायालय ने मंगा तो ली, तो क्या न्यायालय इसको साक्ष्य में इस्तेमाल कर लेगा, नहीं, साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं करता, अपनी हेल्प के लिए अपनी मदद के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकता है ना। साक्ष्य में इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि पुलिस डायरी का इस्तेमाल या केस डायरी का इस्तेमाल साक्ष्य में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। पुलिस डायरी का इस्तेमाल साक्ष्य में नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि पुलिस के बयान है, पुलिस ने लिए, तो आप तो वैसे भी जानते हैं कि पुलिस के बयानों पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता, तो पुलिस के बयानों को थोड़ी ना साक्ष्य में इस्तेमाल कर लेंगे, तो साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे सहायता के लिए, तो कैसे सहायता के लिए, सहायता के लिए ऐसे कि जो पुलिस ने जब पुलिस ने जो कोई मामला न्यायालय के समक्ष आता है, सहायता ऐसे हो जाती है कि कोई मामला न्यायालय में आया और पुलिस ने जो भी कथन वगैरह अपने इसमें लिखे हुए हैं, जो भी इत्तला कब मिली क्या मिली, तो न्यायालय उससे मिलान कर लेता है, उससे सहायता मिल जाती है कि जो पुलिस वालों ने जो केस बनाया झूठा तो नहीं बनाया है ना, जो बात यहाँ थी वो बात यहाँ भी है, जो मामला आपने की जो मामला चल रहा है न्यायालय में, वो दोनों से मिलान करके एक स्पष्ट हो जाता है ना कि यही बात पुलिस वालों ने कही है और यही बात इसमें आई है जो नीचे मामला चल रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, उससे संपुष्टि हो जाती है, सहायता मिल जाती है कि भैया जो मामला है फर्जीवाड़ा नहीं किया गया, पुलिस ने कार्रवाई ठीक की है। तो उसकी सहायता के लिए क्या कर सकता है न्यायालय, उसको अपने इस्तेमाल में ले सकता है सहायता में। अब बात आती है तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, हाँ इसका इस्तेमाल किस संपुष्टि करने के लिए और खंडन करने के लिए जरूर किया जा सकता है। पुलिस डायरी का इस्तेमाल संपुष्टि और खंडन के लिए किया जा सकता है। संपुष्टि और खंडन दो चीजें होती हैं, सॉरी खंडन। संपुष्टि तो मैंने अभी बताई आपको कि संपुष्टि ऐसे हो जाती है कि जो नीचे मामला चल रहा है उसको मिलान कर लेगा न्यायालय, ऊपर जो मामला जो पुलिस ने जो डायरी में लिखा है वो मामला दोनों को देखेगा और उससे संपुष्टि कर लेगा कि जो पुलिस वालों ने बात कही है वही मामले में बात है, तो ये संपुष्टि हुई। खंडन कैसे होगा, खंडन ऐसे होता है कि कोई अभियुक्त है, कोई व्यक्ति यहाँ पुलिस के सामने तो कुछ और बयान किए उसने और न्यायालय में आके कुछ और बयान कर रहा है, तो उसका खंडन किया जा सकता है कि श्रीमान ये झूठा आदमी है, ये सही नहीं बोल रहा है, यहाँ कुछ और बोल रहा है और पुलिस से कुछ और बात करी थी इसने, तो उसका खंडन किया जा सकता है उसके साक्ष्य का कि पुलिस से तो कुछ और बात कह रहा था और यहाँ आके कुछ और बात कह रहा है, यानी कि इसके सबूत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसके साक्ष्य पर विश्वास
नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके का खंडन किया जा सकता है। तो दोनों चीजों में इस्तेमाल हो सकती है, साक्ष्य की संपुष्टि के लिए और खंडन में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं होती। साक्ष्य का मतलब ये होता है कि पुलिस अधिकारियों ने पेश करी और न्यायालय उसी आधार पर कोई सजा वगैरह नहीं ठोक सकता कि पुलिस डायरी देखी और पुलिस डायरी ने जो बयान पुलिस वालों ने लिए केवल उस आधार पर न्यायालय क्या करे, दोष सिद्धि कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो साक्ष्य के आधार, साक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका, थोड़ा सा मिटा लें इसको। कितना हो गया, 2। अब देखिए इसका है तीसरा। तीसरा कहता है ना तो अभियुक्त और ना उसके अभिकर्ता ऐसी डायरी को मंगाने के हकदार होंगे, ना वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई है। किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति ताजी करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के लिए उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 161 से 145 के उपबंधों लागू होंगे। ये कह रहा है कि भैया पहला तो ये सीधा सीधा नियम कह रहा है कि ना तो अभियुक्त और ना उसके अभिकर्ता, अभियुक्त और अभिकर्ता। कौन? अभियुक्त। पहला नियम तो ये है, अभियुक्त और अभिकर्ता। केवल इस आधार पे कि भाई न्यायालय ने डायरी देख ली तो जिनका कोई राइट नहीं बनता कि भाई हम भी पुलिस डायरी देखेंगे, हमको भी देखना है कि भाई न्यायालय ने, तो इस आधार पे कि केवल न्यायालय ने पुलिस डायरी को मंगाया है या पुलिस डायरी को देखा है, ये लोग भी डायरी प्राप्त करने के हकदार नहीं होते। पहला तो नियम ये कहता है, कॉमन नियम तो ये है कि जो अभियुक्त है या उसका अभिकर्ता है, ये डायरी को देखने के हकदार नहीं होती कि न्यायालय द्वारा देखी गई। ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि साहब न्यायालय ने देखी है तो हम भी देखेंगे, हमको राइट है, उसकी फोटो कॉपी हमको उपलब्ध कराई जाए या हमको दिखाई जाए। तो ये उसके अधिकारी नहीं है। पहला तो कहता है अभियुक्त और अभिकर्ता अगर न्यायालय ने डायरी को देखा इस आधार पर वो डायरी को देखने के हकदार नहीं है। नहीं क्या कर नहीं कर सकते, वो डायरी को नहीं देख सकते। पहला नियम तो नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति है, इसमें लिखा है किंतु यदि पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उसे लिखा है अपनी स्मृति, ये याद रखना है, क्या करता है? स्मृति, अपनी स्मृति ताजा करने के लिए। आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा ना, स्मृति ताजा करना 159 में, तो उसी की बात कह रहा है। क्या होता है कि मामला काफी लंबा हो गया है ना। अब मामले तो काफी लंबे चलते, मान लो 2-2 3-3 साल हो गए हैं, पुलिस वाले ने 2-3 साल पहले इन्वेस्टिगेशन किया था, अब उसको ध्यान नहीं कि भैया क्या लिखा था उसने, तो वो क्या करता है अपनी स्मृति ताजी करने के लिए वो डायरी देख लेता है कि भैया मैंने क्या करा था, ताकि पूरी मेमोराइज हो जाता है, दिख जाता है कि भाई उस समय हम कहाँ कहाँ गए थे, क्या किन किन से बातें की थी, क्योंकि उसके बयान होते हैं न्यायालय में। तो ये कह रहा है अगर पुलिस अधिकारी ने स्मृति ताजी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो फिर कह रहा है हाँ, तो फिर ये लोग जो है अभियुक्त और अभिकर्ता हैं। पुलिस अधिकारी के क्या इसके जो इसने जो कथन किए उनका खंडन करने के लिए उसको देख सकते। पुलिस अधिकारी के कथनों का खंडन करने के लिए, पुलिस अधिकारी के कथनों का खंडन करने के लिए, क्या करने के लिए? खंडन करने के लिए पुलिस डायरी देख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो डायरी देख सकते हैं, इतना लिख लीजिए, डायरी देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जब पुलिस वाले ने उसको खुद देखा, स्मृति ताजी करने के लिए अगर उसको देखा है तो। अगर पुलिस अधिकारी ने नहीं देखा है तो फिर नहीं। वैसे तो नॉर्मली तो उनको कोई राइट नहीं कि न्यायालय ने देखा तो हम भी देखेंगे, ऐसा तो कोई राइट नहीं। हाँ, अगर पुलिस अधिकारी ने स्मृति, अब ऐसा इसलिए होता है कि दूसरा जो वकील है, दूसरी जो पार्टी का वकील है, वो खंडन करना है। खंडन क्या करता है कि भाई साहब आपने ये डायरी में तो ये लिखा है, यहाँ आप कुछ और कह रहे हो। इस खंडन के लिए वो इस तरीके से खंडन करता है कि डायरी में तो आपने ये लिखा है, यहाँ आप ये कह रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं या किसी और से कराया, आपने क्या किया, थाने में बैठ के लिख दी डायरी। ये सब चीजें होती है मामले में। तो इन सारी चीजों का खंडन करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? शर्त ये है, ये याद रखना, जब पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति ताजी करने के लिए अगर डायरी का इस्तेमाल करता है, तो फिर जो अभियुक्त और साक्षी, अभियुक्त और उसका कोई अभिकर्ता होता है उस डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसी परिस्थिति में जब स्मृति ताजी करने में इसका इस्तेमाल करता है तब। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अभियुक्त अभिकर्ता पुलिस डायरी को मांग सकते हैं कि न्यायालय ने इस्तेमाल किया, तो उत्तर आता उसका नहीं, हकदार नहीं है, डायरी को देखने के हकदार नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है
कि जब कोई पुलिस अधिकारी स्मृति ताजी करने के लिए किसी डायरी का इस्तेमाल करता है तो ये अभियुक्त और अभिकर्ता है उस डायरी को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं खंडन करने के लिए। साक्ष्य के पुलिस अधिकारी के जो कथन है उनका खंडन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी के कथनों का खंडन करने के लिए वो पुलिस डायरी को देख सकते हैं, लेकिन तभी देख सकते हैं जब पुलिस अधिकारी ने उस डायरी को स्मृति ताजी करने के लिए इस्तेमाल किया हो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसके बाद धारा 173 है, सेक्शन 173। सेक्शन 173 कहता है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। ये कह रहा है अन्वेषण समाप्त होने के बाद, काय के बाद, अन्वेषण समाप्त। तो अन्वेषण जब समाप्त हो जाता है तो ये कह रहा है पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट, पुलिस, यहां लिख देते हैं पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है अन्वेषण के समाप्त होने जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है कि इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, पहले तो ये भी क्वेश्चन बनता है, कैसे पूरा किया जाएगा, अनावश्यक विलंब के, अनावश्यक विलंब, ये शब्द याद रखना है, विलंब के क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो इसमें ये लिखा है इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। यानी कि अन्वेषण के लिए समय अवधि नहीं लिखा है, लेकिन कब तक पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो अन्वेषण किया जाता है वो कितने माह में, कितने दिनों में पूरा किया जाता है। तो यहाँ कोई समय अवधि तो दी नहीं है, ये शब्द आपको याद रखना है, कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। इसमें दिन बिन नहीं लिखे, सीधा लिखा है कि अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। मतलब जितना समय लगता है उतना लगाया जाएगा, उससे ज्यादा कोई अनावश्यक समय नहीं लगाया जाएगा। जितना उपयुक्त है, जितना लगता है किसी मामले के अन्वेषण में उतना ही समय लगाया जाएगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। तो लिखा है अनावश्यक विलंब, इसीलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपको कि अन्वेषण कितने दिन में पूरा किया जाएगा, अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। ये आपको रखना है याद, अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। देखिए 173 पढ़ रहे थे, हाँ। अब देखिए इसका 1A जुड़ा है, ये आपको याद रखना है, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। 1A जो है ये अलग से इसमें समयावधि है। ये रहता है किसी बालिका के बलात्संग के मामले में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिखित सूचना दिनांक से 3 माह के भीतर अन्वेषण पूरा किया जाएगा। ये याद रखेंगे, बालिका, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। बालिका, बालिका अकेला लिखा है मैंने, तो बालिका का बलात्संग वाला मामला है अगर तो क्वेश्चन यही बनता है कि अगर कोई बालिका से संबंधित मामला है, पीड़िता बालिका है, पीड़िता जिसमें कौन है, बालिका है, तो ऐसे में अन्वेषण कितने माह के भीतर पूरा किया जाएगा। तो आपको याद रखना 3 माह। ये कहता है भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिखित सूचना अभिलिखित करने की कितने, 3 माह के भीतर। इंपॉर्टेंट है जी, ये कौन सी मामले हैं, बालिका वाले मामले, हर साधारण रेप वाले मामले नहीं, केवल बालिका वाले मामले याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि बालिका से संबंधित कोई मामला है, रेप से संबंधित, तो उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी कितने माह में करता है। तो ये डेट याद रखना है, ये पूछी जाती है। 3 माह के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, अन्वेषण पूरा करना पड़ेगा, यानी तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि मामला न्यायालय के समक्ष पेश हो सके। क्योंकि अगर पुलिस अधिकारी डिले करेगा तो न्यायालय में भी देर से आएगा, फिर मामला देर से निपटेगा। इसीलिए तो पुलिस अधिकारी को 3 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, इसमें अपना अन्वेषण पूरा करके न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और अन्वेषण की कोई अवधि इसमें नहीं लिखा है, इसमें तो सीधा सीधा कहता है कि अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजें आ जाती हैं। अब देखिए दूसरे का पहला है, इसमें दूसरा जो है इसका पहला ये क्या है, हेलो क्या हुआ, 2 माह है सर, 2 माह है। 2 माह कहाँ है, 3 माह है। इंग्लिश में देखिए 2 मंथ इंग्लिश में भी सर। 1A है ना, 1A 3 मंथ्स लिखा है भाई साहब, 3 मंथ्स ही लिखा है, इंग्लिश में भी 3 मंथ लिखा है।
आपके में कोई आपके भावना कौन है, आपके में क्या लिखा है देखिए, 3 ही माह है मेरे ख्याल से। 2018 का संशोधन है सर, 2018 का संशोधन है, 21/4/2018। अच्छा 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 अच्छा, 21/4 जो 2013 का है ना, जी 2018 का संशोधन। वैसे ये नया तो है मेरा डायरेक्ट, 3 माह की जगह 2 माह कर दिया होगा इसमें, है ना। जी जी। चलिए ठीक है, तो इसको 2 माह कर लीजिए। ठीक है, इसको 2 माह, 2018 का है ना संशोधन, 2018। जी ठीक है, तो इसको 2 माह याद रखें फिर, 2 माह है ये। इसको संशोधन कर लीजिए, 3 माह नहीं है ये, कितना, 2 माह के भीतर क्या करेगा पुलिस अधिकारी, क्या करेगा, अन्वेषण पूरा करेगा 2018 संशोधन के बाद। पहले 1 मिनट, 2 माह, तो कितने माह के भीतर पूरा करेगा, ये आप याद रखें कि रेप विक्टिम वाली अगर कोई वो बालिका है तो उसके मामले में 2 माह के भीतर क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाएगा। इसको संशोधन कर लीजिए, कुछ सही कर लीजिए। तो ये 2 माह की जो अवधि हुई 2018 से, ये आप इसको राइट करेंगे, 2018 से 2 माह की अवधि हो गई। तो पुलिस अधिकारी अब इन्वेस्टिगेशन कितने माह में पूरा करेगा, 2 माह के भीतर पूरा करेगा। इसको सुधार लीजिए। देखिए अब देखिए दूसरे का पहला कहता, जैसे ही वह पूरा हो जाता है वैसे ही पुलिस थाने का वारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी। ये कॉमन सी बातें लिखा है इसमें कि भैया जब रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, तो ये जब पूरा हो गया इन्वेस्टिगेशन तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा। क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा, और नीचे कुछ चीजें लिखी हैं वो रिपोर्ट में लिखी जाएंगी। तो एक बार पढ़ देते हैं, वो आपको याद नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि पक्षकारों के नाम लिखे रहते हैं, जो भी पक्षकार होते हैं उनके नाम रहते हैं उस रिपोर्ट में। दूसरा, इत्तला का स्वरूप कैसा है, सूचना का स्वरूप या इत्तला का स्वरूप रहता है कि किस प्रकार की जो है इत्तला है, तो इत्तला का स्वरूप आदि उसमें रहता है। दूसरा कहता, मामले की परिस्थिति से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम वगैरह होते हैं, जो भी मामले की परिस्थितियों से परिचित होता है। एक बार पढ़ लीजिए बस, ये खास नहीं है। क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा। नहीं, पुलिस अधिकारी अपनी राय भी लिखता है कि उसको अपराध किया गया प्रतीत होता है, अगर होता है तो किसके द्वारा प्रतीत होता है, वो सारी चीजें। आगे लिखा है, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बारे में भी जानकारी होती है कि अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है कि नहीं किया गया है, और गिरफ्तार कर लिया गया है तो बंद पत्र भरवाया है कि नहीं भरवाया उसके बारे में। क्या वह अपने बंद पद पर छोड़ा गया है, और यदि छोड़ दिया गया है तो बंद पद प्रतियों सहित है या रहते, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। आगे, क्या धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है या अभिरक्षा में भेजा जा चुका है तो उसके बारे में। और इसके अलावा जहां अन्वेषण जो महिलाओं संबंधी जो अपराध है 376 वाले, वो सारे उसमें श्रेणियां दी गई हैं। यदि अपराध से संबंधित हो तो क्या स्त्री की चिकित्सकीय मेडिकल परीक्षा हुआ है या नहीं, उसके बारे में भी इसमें रिपोर्ट में वो अपने लिखता है। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, इसमें कोई खास नहीं, इसमें जो रिपोर्ट है तो आप जानते ही सारी चीजें रहती हैं, तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि क्या क्या होता है। दूसरा कहता है, वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाइयों की संसूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी, उस रीति से देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। ये कह रहा है कि भैया जिसने इत्तला दी उसको भी जानकारी दी जाएगी, तो उसको जिसने सूचना दी, जिसने इत्तला दी, जैसा राज्य सरकार ने विहित किया उस रीति से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को भी सूचना दी जाएगी कि भाई मामला कहाँ पहुंच गया, न्यायालय में पहुंच गया तो उसके मामले में सूचना दी जाएगी। तीसरा देखिए इसमें, तीसरा कह रहा है, धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देता है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे अन्वेषण करे। ये क्या कह रहा है, जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, कौन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। तो ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिपोर्ट वगैरह की जाती है, न्यायालय में की जाती है, तो कैसे की जाती है, पुलिस का जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है उसके माध्यम से क्या की जाती है, वो रिपोर्ट पेश की जाती है। तो इसमें यही लिखा है कि अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है तो राज्य सरकार या साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से की जाएगी। तो न्यायालय में जो रिपोर्ट करेगा वो कैसे, कौन करेगा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेगा।
सरकार उसको प्राधिकृत कर सकती है कि जो न्यायालय में रिपोर्ट की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी, जो भी वरिष्ठ पंक्ति में वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होगा थाने का, उसके द्वारा न्यायालय में वह रिपोर्ट की जाएगी। वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे अन्वेषण करे। तो ये कह रहा है कि भैया जब तक मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं हो जाता तब तक ये किसी अन्य पुलिस अधिकारी को अन्वेषण का आदेश भी दे सकता है। कब तक, जब तक मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हो जाएगा तो फिर मजिस्ट्रेट स्वयं ही दे सकता है। जब तक मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी है, उसके बाद भी जो अन्वेषण चालू रख सकते हैं जब तक कि न्यायालय का आदेश इनको नहीं मिल जाता। तो ये अन्य पुलिस अधिकारी को भी अन्वेषण जारी रखने के भी आदेश दे सकता है। तो ये कोई खास नहीं है, इसमें आपको बस इसे याद रखना है। ये तो पहले भी आ चुका है कि पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कैसे की जाती है, जो पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है या तो वो स्वयं करता है या उसके माध्यम द्वारा या उसके द्वारा जो निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी होता है उसके द्वारा न्यायालय में क्या की जा सकती है, रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंद पद पर छोड़ा दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंद पत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। अब ये लिखा है कि भाई बंद पत्र पर छोड़ा गया है किसी, तो ये तो न्यायालय की, अब न्यायालय में चूंकि मामला आ गया है, ये कह रहा है न्यायालय में रिपोर्ट पेश की, अब न्यायालय के समक्ष जो है मामला आ गया है। तो ये कह रहा है कि जब बंद पत्र पे पुलिस वालों ने पहले बंद पत्र भरवा लिया था, बंद पत्र पे उसको छोड़ दिया था, तो न्यायालय का फिर विवेक है। न्यायालय क्या कर सकता है, या तो बंद पत्र का क्या कर सकता है, बंद पत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। या तो बंद पत्र को क्या कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है, यानी उस बंद पत्र को उन्मोचन, उन्मोचन मतलब उससे मुक्ति दे सकता है, बंद पत्र जो भरवाया था उससे मुक्ति दे सकता है, या फिर जैसा वो आदेश समझे, जैसा आदेश समझे न्यायालय, जैसा आदेश न्यायालय उचित समझता है वैसा आदेश वो दे सकता है, वैसा आदेश दे सकता है, जो न्यायालय उचित समझे वैसा आदेश कर सकता है। या तो जो बंद पत्र पहले भरवाया था उसको उन्मोचित कर देगा, या उसको लगता है कि नहीं बंद पत्र भरा रहना चाहिए तो भरा रहने देगा। तो जैसा न्यायालय उचित समझे वैसा आदेश न्यायालय पारित कर सकता है। पांचवा क्या था, देखिए जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भेजेगा। ये कह रहा है कि धारा 170 वाली रिपोर्ट है जो अपन आगे पढ़ चुके हैं अभी 170, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले की वो रिपोर्ट थी, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना उससे संबंधित है। तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के साथ क्या क्या भेजेगा, इसमें लिखा है। पहला तो ये लिखा है कि जब साक्ष्य पर्याप्त होते हैं तो कौन कौन सी रिपोर्टें भेजेगा। पहला लिखा है इसमें, एक कार बना के लिखा है, वे सब दस्तावेज या उनसे संयुक्त उद्धरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और वे उनसे भिन्न है जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है। तो सारे दस्तावेज वगैरह जो सुसंगत है मामले से, कुल मिला के सारे दस्तावेज कुल मिला के सुसंगत जो भी हैं, जो भी चीजें, जो भी वस्तु सुसंगत मतलब रिलेवेंट है, मामले से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको भेजेगा उसके साथ। सारी चीज दस्तावेज सुसंगत उद्धरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है, मतलब मामला पूरा की पूरा अभियोजन का मामला किस पे टिका है, जिन दस्तावेजों पे, जिन सबूतों पे टिका है और जो मामले से क्या है, रिलेवेंट है यानी जुड़े हुए हैं, सुसंगत है, उन सारे मामलों को, उन सारी चीजों को क्या करेगा, अन्वेषण के दौरान पहले भी भेज दिया गया है तो इन सारी चीजों को क्या करेगा, उस दस्तावेज में लिख करके भेजेगा। किसके पास, मजिस्ट्रेट, चाहे वो पहले भेज दिए गए उन सबकी लिए पूरी लिस्ट बनाएगा कि ये पहले भेज दिए गए, बाद में तो जो भी रिलेवेंट दस्तावेज वगैरह उनकी एक सूची बना के न्यायालय के समक्ष पेश करेगा, चाहे वो पहले भेज दिए गए हो, चाहे अभी भेज रहे हो या आगे भेजी जाए, तो उनके बारे में एक लिस्ट तैयार करके भेजेगा न्यायालय में। अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि क्या क्या पुलिस वालों ने क्या क्या जब्त किया था, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या मामले थे, वो सारी चीजें उसमें लिखेगा। दूसरा कहता है उन सब व्यक्तियों के जिनकी साक्ष्यों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन। तो ये कह रहा है कि भैया उन सभी व्यक्तियों की जिनकी साक्ष्यों के रूप में अभिकथित करने की अभियोजन का विचार है, तो साक्ष्यों के जिनकी भी जिन साक्ष्यों की भी अभियोजन क्या करना चाहता है, परीक्षा वगैरह करना चाहता है, उनके बारे में लिस्ट भेजा जाएगा न्यायालय को, और उनके जो कथन वगैरह अगर हो चुके हैं तो वो कथनों के थोड़े थोड़े बयान वो भी लगा के भेजे जाएंगे। या तो उनके कथन करना है तो एक लिस्ट भी तो दे दी जाएगी, न्यायालय तभी तो समन करेगा, बुलाएगा, उनके कथन लिखबद्ध करेगा, तो उसकी सारी लिस्ट जिनके भी ये कथन करना चाहते हैं या पहले जिनके हो चुके हैं उनके बयान वगैरह कथनों के अधीन अभिलिखित करते हैं।
अभियोजन का विचार है कि धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन, या फिर 161 में जो पुलिस अधिकारी के जो कथन होते हैं, पुलिस अधिकारी ने जो कथन लिखे वो सारी की सारी चीजें क्या करेगा, उस अपने जो रिपोर्ट है तैयार करेगा, उसमें लेखबद्ध करेगा, बताएगा, ताकि न्यायालय को समझ में आए कि भाई क्या करना चाहते हैं। अब देखिए छठवां, यहाँ देखिए छठवां क्या कहता है। छठवां कहता है यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे कथन का कोई भाग कार्रवाई की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोक हित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए आवेदन करते हुए ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ये क्या कह रहा है कि भाई कभी कभी ऐसे कुछ कथन होते हैं, अब ये तो आप जानते हैं कि जो भी पुलिस ने कथन वगैरह लिखे, कथनों की जो भी अभियुक्त वगैरह होते हैं उनको क्या दी जाती है, एक प्रतिलिपि दी जाती है, एक फोटो कॉपी दी जाती है। तो लेकिन ये कह रहा है कि मान लो कोई ऐसा कथन है जो मामले से या तो सुसंगत नहीं है या उसको लगता है कि भाई इस तरीके का है, सुसंगत नहीं है कि लोक हित में उसको प्रकट किया जाना आवश्यक है। अगर उसको लगता है इससे लोक हित में हानि होगी, अगर उसे लगता है कोई ऐसा कथन है कि जो सबकी नजर, क्योंकि अगर फोटो कॉपी देंगे इनकी नजर में आएगा, इनसे सबकी नजर में आ जाएगा, तो उनको लगता है कि कोई ऐसे कथन है जो लोक हित में हानि करेंगे, तो वो क्या करता है एक नोट लगा देगा, उसमें नोट लगा के न्यायालय को भेजेगा कि ये कथन की कॉपी इसको उपलब्ध नहीं कराई जाए। तो न्यायालय क्या करेगा, उतना जितना भाग प्रकट करने का मना किया गया है या न्यायालय को लगता है कि ये बात ठीक है, लोकहित हो सकता है, इससे लोकहित की हानि हो सकती है इससे, तो उतने भाग को क्या कर लिया जाएगा, छिपा लिया जाएगा, बाकी के जो भाग बचेगा उसकी फोटोकॉपी को दे दी जाएगी। ठीक है, ये पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसमें एक नोट लगा देगा, एक टीप लगा देगा न्यायालय के लिए। फिर फोटोकॉपी वगैरह जो भी है न्यायालय से मिलती है, तो न्यायालय क्या करेगा, उतना भाग को उसको हिडन कर लिया जाएगा, छिपा लिया जाएगा, बाकी के जो भाग है उसकी फोटोकॉपी इनको कह लीजिए प्रतिलिपि क्या कर दी जाएगी, इनको दे दी जाएगी। सातवां देखिए क्या कहता है। सातवां कहता है जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है, वहां वह उपधारा 5 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है। ये कह रहा है कि जहां पुलिस अधिकारी आवश्यक समझता है, तो जो ऊपर है पुलिस थाने से ही क्या मिल जाएंगी, उन्हें प्रतिलिपियां मिल जाएगी। अगर ये आवश्यक समझता है कि भैया इनको देने चाहिए, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा भी जो उसने कार्रवाई की है, जो भी उसकी प्रतियां अगर अभियुक्त द्वारा मांगी जाती है, तो उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। कॉपियां इसलिए उपलब्ध कराई जाती है कि भाई किसी को अगर कॉपी उपलब्ध नहीं कराओगे तो वो अपना बचाव कैसे करेगा, उसको कैसे पता पड़ेगा कि क्या कार्रवाई करी है आपने हमारे खिलाफ, कौन से चार्ज लगाए, क्या करा है, कौन से साक्ष्य, कौन से एविडेंस आपने हमारे खिलाफ जुटाए। जब हमें पता होगा तभी तो हम उसका डिफेंस करेंगे, तभी तो हम उसका बचाव करेंगे, इसीलिए प्रतिलिपियां दी जाती है। आठवां देखिए क्या कहता है। आठवां कहता है इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या कह रहा है, इस धारा की कोई भी बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रवर्तित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले, वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट पुलिस मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा और उपधारा 2 से 6 तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा 2 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू थे। अब ये बात समझ में आई जो 8वां क्लॉज कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब जब जी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह तैयार कर ली, इन्वेस्टिगेशन किया पहले, उसके बाद रिपोर्टें तैयार की, रिपोर्टें तैयार करने के बाद न्यायालय में भेज दी। कहाँ भेज दी, न्यायालय में। तो ये कह रहा है केवल न्यायालय में अब मामला चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अधिकारी का अन्वेषण बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि अब न्यायालय में मामला चला गया तो पुलिस अधिकारी अन्वेषण नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी का अगर वरिष्ठ अधिकारी उनको अनुमति देता है तो मामला न्यायालय में जाने के बाद भी ये अन्वेषण को क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। इसके बाद अगर अन्वेषण जारी रहता है, उसके बाद जो भी दस्तावेज वगैरह, जो भी चीजें, जो भी साक्ष्य जो आते हैं, उनको जो न्यायालय में क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इनको क्या माना जाएगा, इसको अतिरिक्त रिपोर्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अतिरिक्त, याद रखना, अतिरिक्त रिपोर्ट। और जैसे ऊपर के जो मामले में लागू हुए थे नियम, वो इस रिपोर्ट के मामले में भी लागू हुए। जो पुलिस अधिकारी ने जो नियम ऊपर लागू किए थे ना, जो अपन ने भेजा इस तरीके से सारी रिपोर्ट तैयार करता है, वो इसमें भी लागू होंगे।
तो ऐसा नहीं कि न्यायालय में मामला चला गया तो अब इन्वेस्टिगेशन बंद, आप घर में बैठे, पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने अगर उसे पावर किया है, उसको शक्ति दे रखी है, उसको आदेश दे रखा है, तो वो क्या कर सकता है, अन्वेषण को जारी रख सकता है। और अन्वेषण के बाद जो भी साक्ष्य आता है, जो भी सबूत आता है, जो भी चीजें आती हैं, उसको अतिरिक्त रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जाएगा। और यही नियम जो अपन ने पढ़े हैं ऊपर, ये सारे नियम उस अतिरिक्त रिपोर्ट के मामले में भी लागू होंगे। कौन से नियम? यही नियम कि उसको रिपोर्ट में लिखेगा कि क्या क्या प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, किससे सूचना मिली, ये सारी चीजें, और जो भी मिलेगा उसके बारे में जानकारी लिख करके वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो अतिरिक्त रिपोर्ट उसको कहते हैं। पुलिस अधिकारी ने न्यायालय में अगर मामला पेश कर दिया है तो भी अन्वेषण को क्या करेगा, वो जारी रखेगा। इसके बाद देखिए 174 है, देख लीजिए 174 है, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 174 सेक्शन 174 थोड़ा सा बड़ा है। ये क्या कह रहा है, आत्महत्या आदि पर, काय के बारे में, आत्महत्या, ये आत्महत्या के बारे में है। रिपोर्ट दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, पुलिस अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। जांच करने पर रिपोर्ट दी जाएगी, किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी पे। देखिए इसको पहला देखिए, इसका क्लॉज थोड़ा सा बड़ा है। इसमें लिखा, जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष से सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मारा गया है जिसमें उचित रूप से संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है, वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घाव, अस्थि भंगों, नीलो मतलब निशान वगैरह जो पड़ जाते हैं बॉडी पे, वो क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाए वर्णन होगा और कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं। तो इसमें 3 चीजें हैं कि या तो कोई व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो, या फिर किसी जीव जंतु द्वारा उसको खा लिया गया हो, उस पर हमला कर लिया गया हो, या फिर करंट वगैरह हो लगता है, दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सबसे पहले कह रहा है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है आपको, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन एक ये बनता है कि भैया मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सशक्त होता है, तो मृत्यु समीक्षा कौन कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये आपको याद रखना है, मृत्यु समीक्षा करने की शक्ति किसे है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। ये आपको याद रखना है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कार्यपालक। तो पुलिस अधिकारी सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त होता है, या कोई उपखंड मजिस्ट्रेट जो सशक्त है, तो उसको क्या करेगा, उसको ये सूचना भेजेगा, और या तो इसके आदेश से ये आदेश करेंगे तो क्या करेंगे, घटना स्थल पर जाएगा, फिर मौका मुआयना बनाएगा। मौका मुआयना मतलब जहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती है, तो आप देखते हैं पुलिस अधिकारी जैसे बनाते हैं, निशान वगैरह लगा दी जाता है, उसके बाद चोटों के निशान कैसे, उसके अलावा क्या रहता है, वहां के जो भी दो लोगों के बयान वगैरह लेगा, जो भी वहां उपस्थित है उस एरिया के, जिनके सामने घटना हुई है, उनके 2 लोगों के पड़ोस के, कहाँ के पड़ोस के होंगे, आसपास के कह लीजिए, पड़ोस के कह लीजिए, आसपास के जो भी 2 लोग हैं, आसपास के हो सकते हैं, पड़ोस के हो सकते हैं, जैसी भी घटना हो, जिस स्थान पर भी हो, जैसे भी 2 लोग मिल जाते हैं जिन्होंने घटना को देखा है, उनको लगता है जानकारी, उनसे जानकारी वगैरह लेगा और क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट किस बारे में, रिपोर्ट इसी बारे में, कहाँ डेड बॉडी मिली, कैसे गिरी थी, हत्या कैसी, उसके अलावा जो भी उस चोटों के निशान वगैरह होते हैं उस सब के बारे में रिपोर्ट बनाएगा, और साथ साथ अपना अनुमान भी लिखेगा कि किस उनको जो जैसे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं ना कि जो चोट पहुंची है किस चीज से पहुंची होगी, कितनी गहरी है, क्या चीज है, तो उस सब के बारे में ये क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, तो ये तो सिंपल सी बातें हैं जो रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाएगी।
कैसे चोट पहुंची, कितनी गहरी थी, क्या थी, किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, कैसे मरा, वो सारे जो भी संभावित कारण उसको लगते हैं वो घटना की रिपोर्ट में अपने लिखेगा अन्वेषण में। दूसरा कहता है उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतने द्वारा जो उससे सहमत है हस्ताक्षर किए जाएंगे और वहां जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी। तो ये कह रहा है कि भैया दूसरा ये कह रहा है कि जितने लोग वहां उपस्थित है सबके हस्ताक्षर, जो भी हस्ताक्षर करना चाहे या सहमत है पुलिस की बात से, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वो उस रिपोर्ट को कहाँ भेज दिया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड अधिकारी। किसको भेज दिया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट या फिर उपखंड जो है मजिस्ट्रेट को क्या कर दिया जाएगा, उस रिपोर्ट को भेज दीजिए। रिपोर्ट बनाएंगे तो मौका मुआयना कहते हैं, जैसे मौका मुआयना की रिपोर्ट बना करके कहाँ भेज देंगे, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। जितने भी लोग सहमत होते हैं पुलिस की बात से कि भाई यहाँ ऐसा लग रहा है, तो उनके सबके हस्ताक्षर सहित एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। अब तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा इसमें कहता है, तीसरा कहता है जब, पहला है इसमें, इसको भी पढ़ लेते हैं। मामले में ये चूंकि प्रक्रिया है इसीलिए थोड़ा सा इसमें लिखा है, इसमें लिखा मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित। कैसी स्त्री, महिला है, ये महिला की आत्महत्या, वो भी कहते हैं 7 वर्ष के भीतर, विवाह के कितने 7 वर्ष के भीतर अगर आत्महत्या की, इस तरीके का मामला है जिसमें 7 वर्ष के भीतर महिला ने आत्महत्या की है। दूसरा मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित हो जो यह युक्ति संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया। तो ये भी 7 वर्ष के भीतर के मामले हैं कुल मिला के स्त्री के संबंध में, ठीक है, जहां ऐसा संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस महिला की हत्या कारित की है, ठीक है। तीसरा कहता है मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने इस निमित्त निवेदन किया है, या कोई रिश्तेदार है कि भी 7 वर्ष के भीतर उनकी बेटी वगैरह जो भी है उसकी हत्या हुई है, उन्होंने न्यायालय से आवेदन किया है कि साहब तो ऐसा कोई मामला है। अगला कहता है मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है, मृत्यु के कारणों में संदेह है कि भाई ये पता नहीं कि भाई क्या किस वजह से कोई मृत्यु हुई है। पांचवा कहता है किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना आवश्यक सा, या फिर अन्य कोई कारण हो सकते हैं। तो कौन कौन से मामले आ गए, कुल मिला के एक याद रखें शब्द, कोई महिला है जिसकी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है या उसका नातेदार ऐसा चाहता है, 7 वर्ष के भीतर ही हत्या हुई है और नातेदार चाहता है, या कोई संदेह करने का कोई आधार है, जो कोई मृत्यु वगैरह हुई है उसके उस पर संदेह करने का आधार है, या अन्य कोई उचित आधार है जिसपे पुलिस अधिकारी ऐसा चाहता है, तो क्या होगा, तब क्या करा जाएगा। ये कहता है तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना उसमें उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाएगा या भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अहिर चिकित्सक के पास भेजेगा। तो ये क्या कह रहा है भैया, उसके शरीर को क्या भेजेगा, चिकित्सक के पास। अगर ऐसा परिस्थितियां कि भैया शरीर पहुंचाया जा सकता है मेडिकल करने के लिए, और अगर परिस्थितियां ऐसी कि सब मेडिकल हो सकता है, करवाया जा सकता है, दिक्कत नहीं आएगी, तो ये क्या करेगा, जो भी डॉक्टर होता है, ये तो आप जानते हैं, जो भी डॉक्टर होगा आसपास में उसके पास क्या कराया जाएगा, उसका मेडिकल, याद रख लीजिए क्या कराया जाएगा, उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसके डेड बॉडी का क्या कराया जाएगा, मेडिकल आदि कराया जाएगा। ये कॉमन सी बातें थी। अब देखिए क्या है चौथा, निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात कौन कौन, ये चौथा क्लॉज कह रहा है कि भाई ये इसी तरह से यही क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन मृत्यु समीक्षा कर सकते हैं। पहला कहता है जिला मजिस्ट्रेट, कौन कर सकता है, याद रखना है आपको, जिला मजिस्ट्रेट। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जिला मजिस्ट्रेट जो है मृत्यु समीक्षा कर सकता है। दूसरा देखिए उपखंड मजिस्ट्रेट, दूसरा कौन है, उपखंड मजिस्ट्रेट। तो मृत्यु समीक्षा कौन कौन कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट। तीसरा क्या कहता है, राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेष से सशक्त किए गए अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो दो चीजें आई है, राज्य सरकार द्वारा या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। किसके द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया, मतलब जिसने शक्ति दे रखी हो कि भाई आप भी कर सकते हैं। इससे नीचे के जो है ये तो होते ही है,
इनको तो सरकार ने दे ही रखा पावर, ये तो होते ही। इसके अलावा नीचे के कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी मृत्यु समीक्षा करते हैं, जैसे तहसीलदार वगैरह है, वो कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं वो? जब राज्य सरकार ने उसे सशक्त किया गया हो, या फिर जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें क्या किया हो, सशक्त किया गया हो। क्या किया गया हो? उन्हें सशक्त किया गया हो। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें क्या किया हो? सशक्त किया हो। सशक्त का मतलब उनको पावर दे रखी हो, तब ये निचले के जो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिख दिए, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि भाई मृत्यु समीक्षा कर सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो आपको याद रखना कि मृत्यु समीक्षा कौन करते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं करते। मृत्यु समीक्षा कौन करते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा नहीं करते। तो ये याद रखना है आपको कि न्यायिक मृत्यु समीक्षा करने की शक्ति किसे है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास है। इसके बाद एक सेक्शन और है इसमें, 175 सेक्शन, इधर ही देख लीजिए 175। देखिए क्या कहता है ये कहता है व्यक्तियों का समन करने की शक्ति। क्या? समन करने की, समन करने की शक्ति किस पर? व्यक्तियों को। ये कहता है धारा 174 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वक 2 या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजनों से और किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है, तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय जिनको उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति का समर्पण की आशंका में डालने वाली है, सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। दूसरा और देख लीजिए, छोटा ही है। यदि उन तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध जिसे धारा 170 लागू होती प्रकट नहीं होता है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भैया जो भी व्यक्ति थे, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति, 2 तो व्यक्ति हैं ही, कम से कम 2 तो बुलाए गई, और इसके अलावा और भी व्यक्ति हो सकते हैं जो मामले से क्या है, परिचित उससे प्रतीत होते हैं, तो उन मामलों को वो समन कर सकता है। समन मतलब उसको इत्तला दे सकता है, जानकारी देगा कि आप थाने में उपस्थित हो, और उनसे जो भी उचित प्रश्न हो वो उचित प्रश्न काय के लिए करेगा? जानकारी के लिए तो करता है, इनसे पूछताछ के लिए। तो पूछताछ के लिए इन्हें थाने बुला सकता है और इनसे क्या कर सकता है? प्रश्नों आदि को पूछ सकता है। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सारे सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, केवल उन प्रश्नों को जो इनको खुद को अपराध में फंसाते हो या किसी जुर्माने का भागी बनाते हो, उन प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे जो भी सुसंगत प्रश्न है उनका ये उत्तर देने के लिए क्या है? बाध्य है। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई संज्ञेय मामला प्रतीत नहीं होता है, अगर कोई संज्ञेय मामला बनता प्रतीत नहीं होता, तो फिर इन लोगों को मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर लगता है कि कोई संज्ञेय मामला बन रहा है, तो फिर इन लोगों से कहा जाएगा कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो और अपने बयान दर्ज कराएं। अगर ऐसा लगता है कि कोई संज्ञेय मामला इनके द्वारा नहीं बन रहा है, तो फिर इनको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब देखिए 176 जो मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच या मृत्यु समीक्षा 176 में अब कौन करेगा? ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा। जिन लोगों ने घटना मौका मुआयना की रिपोर्ट वगैरह बना ली, अब उसकी जांच होगी। 176 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी याद रखना। 176 ये कह रहा है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। किसके कारण? मृत्यु के कारण किसके द्वारा जांच की जाएगी? मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी क्या की जाना है? जांच की जानी है। देखिए इसमें देख लीजिए, लास्ट सेक्शन है, 5 ही क्लॉज है इसमें। पहला क्लॉज देख लीजिए। पहला क्लॉज कहता है जब मामला धारा 174 की उपधारा 3 के खंड 1 या 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त जब निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा या मृत्यु करने के लिए सशक्त है, और धारा 174 की उपधारा 1 में वर्णित किन्हीं अन्य दशाओं में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा। यदि वह ऐसे करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे अपराध की जांच करने में होती हैं। कुछ नहीं याद रखना आपको, सीधा सीधा बस इतना याद रखना है इसमें कि धारा 174 के खंड 3, धारा 174 का खंड 3 कौन सा है? खंड 3 वो महिलाओं संबंधी जो 7 वर्ष के भीतर वाली जांच कह रहा है उसके बारे में, 1 और 2 के बारे में है। तो महिलाओं संबंधी जो भी है तो उसकी कह रहा है उसकी जांच कौन करेगा? निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। कौन करेगा उन मामलों में? निकटतम मजिस्ट्रेट। निकटतम का मतलब है जो भी पास में होगा मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट? तो मृत्यु समीक्षा करने के लिए क्या है? सशक्त है।
मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। आगे कहता है धारा 176 की उपधारा 1 में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया और अन्य मामलों में जो भी मजिस्ट्रेट सशक्त किए गए हैं वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसकी क्या करेंगे, उस मामले की जांच करेंगे, है ना। और उनको जांच में क्या पावर होंगे, जो जांच में सामान्यतः होते हैं, नॉर्मल जांच में जो उन्हें पावर होते हैं, वो जांच और इन मामलों में भी वो सभी शक्तियां उनको होंगी। जो साधारणतः जांच करने में जो पावर होते हैं मजिस्ट्रेट को, वो सारी शक्तियों का प्रयोग ये मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। पहला 1A इसमें कहता है, 1 का ए और है इसमें, ये कहता है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या गायब हो जाता है, दो बातें हैं, या तो मृत्यु हो गई कोई व्यक्ति की या फिर गायब, लापता। गायब मतलब लापता हो गया कोई व्यक्ति। दूसरा, किसी महिला से बलात्संग किया गया, बलात्संग वाला मामला है, बलात्संग वाला कोई मामला है। तो नीचे लिखा है तो उस स्थिति में जहां ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या किसी अन्य अभिरक्षा जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है में है, तो इस संहिता के अंतर्गत पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्वेषण या जांच के साथ साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो उसके न्याय क्षेत्र में अपराध हुआ है के द्वारा जांच की जाएगी। तो ये क्या कह रहा है भाई अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है या बलात्संग वाला कोई मामला है, और अगर कोई व्यक्ति क्या है अब किसी अन्य अभिरक्षा में या न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है, तो अन्य अभिरक्षा में है, अभिरक्षा में मतलब कस्टडी में, कस्टडी वाला मामला आ गया जी। कोई व्यक्ति है, ऐसा मामला है जो मृत या तो गायब हो गया या बलात्संग वाला मामला, इस वाले मामले में, और अभियुक्त जो है कहाँ पे है, कस्टडी में है, महिला वगैरह जो है न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है, तो इस संहिता के पुलिस द्वारा की गई अन्वेषण और जांच के साथ साथ, तो ये कह रहा है अन्वेषण और जांच के साथ साथ, मतलब जो अन्वेषण चल रहा है वो जांच चल रही है, वो दोनों के साथ, ये तो चली रही है, पुलिस वालों की अन्वेषण चल रहा है वो अलग, इनकी जांच चल रही है वो अलग। इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट और आ जाएंगे इसमें, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनके द्वारा भी महानगर मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो जिसके न्याय क्षेत्र में अपराध हुआ है कि एक जांच की जाएगी, तो इनके द्वारा भी जांच की जाएगी। अगर कौन से, केवल 2 मैटर में कह रहा है ये, इन 2 मैटर में। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मृत्यु समीक्षा ये कर लेंगे, मृत्यु समीक्षा वाले मामले नहीं है, ये केवल मृत्यु हो गई है किसी की और कोई गायब हो गया या गायब होने की आशंका है या कोई बलात्संग वाला मामला है, तो ऊपर जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो तो चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा ये लोग मृत्यु समीक्षा करें ये भी चलेगा। इसके अलावा कह लीजिए कि एक अतिरिक्त जांच, ये अतिरिक्त जांच ये किसके द्वारा की जाएगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, अगर ये जिनके अधिकार क्षेत्रता में जो अपराध हुआ है अगर ये अतिरिक्त जांच करना चाहे तो ये इनके द्वारा भी एक अतिरिक्त जांच की जाएगी। दूसरा देखिए क्या कहता है, ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। तो ये कह रहा है कोई भी साक्ष्य जो इनको मिलता है मामले की परिस्थितियों के अनुसार ये क्या करेगा, लिखित करेगा। जो भी साक्ष्य उनको मिलते हैं मजिस्ट्रेटों को, तो ये क्या करेंगे, मामले की परिस्थितियों के अनुसार उस साक्ष्य को लेखबद्ध इनके द्वारा किया जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है जब कभी ऐसा मजिस्ट्रेट के विचार में समीचीन है, समीचीन मतलब उनको लगता है, ठीक लगता है कि किसी व्यक्ति के जो पहले ही गाड़ दिया गया है या मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चल सके, तब मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट की उस व्यक्ति के शरीर को निकलवा सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, शरीर को निकलवाना, कौन से, गड़े हुए शरीर को, ये याद रखें बस, गड़े हुए शरीर को। अब इसमें गड़ा हुआ लिखा है, जला हुआ क्यों नहीं लिखा कि भाई जले हुए को तो किसी हालत में तुम पा ही नहीं सकते, तो जो गड़ा हुआ है शरीर है, और जांच के प्रकरण पर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं जो शरीर है इनका निकलवाया जाना चाहिए, तो वो कब्र कहते हैं ना, जो उनको खुदवा सकता है, या कोई और स्थान है जहां उसको गाड़ा गया उसको खुदवा सकता है, उसको खुदवा के निकलवा भी सकता है। तो हालांकि इन मामलों में काफी विवाद होता है, लेकिन अगर जांच के प्रयोजन से ठीक समझता है मजिस्ट्रेट तो उसको निकलवा सकता है। तो इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों के दोनों निकलवा सकते हैं, ऐसा नहीं केवल कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक और कार्यपालक जो दोनों मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को उचित लगता है तो ये भी निकलवा देते, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनको लगता है तो ये भी निकलवा देते, दोनों की दोनों उसको मुर्दे को निकलवा सकते हैं।
खास करके न्यायिक मजिस्ट्रेट तो कम ही जाते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही जाते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में काफी विवाद होते हैं। उसके बाद पुलिस फोर्स लगता है, बहुत दिक्कत होती है, तब जाके मुर्दों को निकाला जा सकता है, फिर उनका मेडिकल हो सकता है। अब आप कहोगे मेडिकल मुर्दे का कैसे? डीएनए तो अगर 100 साल पुराना मुर्दा हो तो उसका भी हो जाता है, इसीलिए लिखा है कि अगर मुर्दा गड़ा हुआ है उसकी चीज से डीएनए हो सकता है, तो डीएनए के लिए उसको निकाला जा सकता है अगर जांच में उसको लगता है कि कोई सबूत मिल सकते हैं, साक्ष्य मिल सकते हैं। तो तीसरा जो क्लॉज है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ये निकलवा के, लाशों को निकलवा के उसकी जांच भी की जा सकती है। चौथा देखिए, पेन खत्म, जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहां मजिस्ट्रेट जहां कहीं साध हो मृतक के उस नातेदार को जिसके नाम और पते ज्ञात हैं इत्तला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा। ये कह रहा है भाई नातेदार वगैरह हैं तो इनको उपस्थिति के लिए कह सकता है कि अगर उपस्थित है, इनके कोई नातेदार है, तो जो भी जांच वगैरह हो रही है, निकलवाया वगैरह जा रहा, तो इनको अनुमति दी जा सकती है कि भैया आप भी निकलना, क्योंकि पूरी उसके ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से निकाला था। तो इनके जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं इनको सूचना दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा कि जो जांच वगैरह चल रही है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, आप आके देख सकते हैं, आपकी निगरानी में जांच की जाएगी, तो इनको भी दी जा सकती है। पांचवा और देखिए, ये कहता है उपधारा 1 पहला जो का है कि अधीन यथास्थिति जांच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, चारों की बात कह रहा है, चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या महानगर मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसके परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा व्यवसायी को जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया भेजेगा, जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारण से ऐसा संभव ना हो। तो ये 24 घंटे की, ये तो आप जानते हैं, जैसी भी स्थिति हो, मतलब घटनास्थल पर जो भी मौजूद हो, अगर पुलिस अधिकारी मौजूद है तो वो भी क्या करेगा, उसका मेडिकल कराने के लिए जो निकटतम जो भी चिकित्सा डॉक्टर वगैरह हो उसके पास मामले को भिजवाएगा, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, कुल मिलाकर जो भी उपलब्ध हो, ये चारों में से कोई ना कोई तो उपलब्ध होगा, तो ये 24 घंटे के भीतर क्या करेंगे, उस शरीर को डॉक्टर के पास भिजवाएंगे। किस लिए भिजवाएंगे? ताकि मेडिकल हो सके, क्योंकि 24 घंटे के बाद तो आप जानते हैं बॉडी खराब होने लगती है, तो कोशिश की जाएगी, हाँ अगर कोई अन्यथा कोई कारण अगर है कि नहीं पहुंचा सकते तो कारणों को भी लिखबद्ध किया जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा उसको, तो इनमें पहुंचाया जा सकता है। ये हो गया आपका अध्याय 12। इसके बाद अपन कल से देखेंगे अध्याय 13, जी जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता के बारे में है। तो बाकी का जो अध्याय है जो अपन कल देखेंगे। चलिए।